एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिहार फायरमैन, जिसमें कि हम टॉप 30 पॉइंट्स का डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें हम कवर करेंगे जीके जीएस को। इसके अलावा आपका मैथ चल रहा है तो मैथ प्ले लिस्ट बना हुआ है आपका, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज की इस क्लास का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो आप जाकर के टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो वहाँ जाकर के आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न नियर आप सभी के सामने यहाँ पर आपको एक नंबर पूछा जा रहा है, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था। तो बताइए कि डचों के द्वारा बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं आपका पीपीली हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कब स्थापित किया गया था, तो ये आपका 1627 में किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर पूछा जा रहा है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, ऑप्शन सी अशोक के समय में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के समय में। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज ने जो पाटलिपुत्र की यात्रा किया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया था, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारत के सबसे उदार प्रशासक कौन थे। तो बताइए यहाँ पर कि भारत के सबसे उदार प्रशासक कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारत के सबसे उदार प्रशासक की अगर हम बात करें तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत यानी कि भारत का जो स्थानीय शासन की जो व्यवस्था है, इसका किसको जनक माना जाता है। तो भारत में स्थानीय शासन की जो जनक माना जाता है, ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा आपको पूछा जा रहा है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था। बताइए भी यह क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी आपका पूछा हुआ है। तो संवाद कौमुदी की प्रकाशन की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ हिंदी, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी अंग्रेजी में, ऑप्शन डी गुजराती में। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका बांग्ला में, क्योंकि संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन किया गया है ये आपके बांग्ला भाषा में किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजा राम राय के द्वारा इसका जो प्रकाशन जो किया गया था संवाद कौमुदी का, यह राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर पूछा जा रहा है, अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था। बताइए अशोक द्वारा प्रचारित जो धम्म था ये क्या था। तो यह आपका उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था था, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखते चलना, चूंकि ये आप ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है आपको, इसलिए यहाँ पर आपको रिविजन के तौर पर इसको लेना है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है बुद्ध के प्रथम प्रवचन को, तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर में पूछा जा रहा है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी ये कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका मोहम्मद बिन कासिम था, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। बताइए ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी यहाँ पर आपको दिया राणा रतन सिंह। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा रामचंद्र देव हो जाएगा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी शासक का यानी देवगिरी शासक कौन था, ये आपका यहाँ पर देवगिरी का शासक कौन था, तो आपका रामचंद्र देव था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 9 नंबर में, मुझे मालूम नहीं क्या कानूनी या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, ये किसने कहा था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपका कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कि मुझे मालूम नहीं क्या कानूनी या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो बताइए कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था, ये आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 11 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है। तो दरार घाटी कहने का मतलब है कि भ्रंश घाटी, दरार घाटी और भ्रंश घाटी वही है आपका, तो इससे कौन सी नदी होकर के गुजरती है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सी नदी गुजरती है। तो दरार घाटी की अगर हम बात करें तो इससे जो आपका गुजरने वाली नदी है ये आपका नर्मदा है,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका ताप्ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दामोदर नदी भी, ये सारे क्या है कि भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। और दामोदर नदी के बारे में आपको याद रखना कि ये बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। जिस प्रकार से बिहार का कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोसी नदी मार्ग बदलने में सबसे फेमस है। ये भी पूछा जाता है कि भारत का कौन सी नदी है जो कि मार्ग बदलने में काफी प्रसिद्ध नदी, आपका कोसी नदी हो जाएगा। इसके अलावा दामोदर नदी की बात करें तो बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गोदावरी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको दिया नर्मदा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कृष्णा और महानदी ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 12 नंबर में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए ये क्या है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की अगर हम बात करें तो ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम जलमार्ग 2 की अगर हम बात करें तो जलमार्ग 2 जो है ये आपका सदिया से लेकर के, कहाँ से, तो ये आपका सदिया से लेकर के ये आपका धुबरी तक जाती है। कहाँ से, सदिया से लेकर के धुबरी तक। इसके अलावा अगर हम बात करें जलमार्ग 3 की अगर हम बात करें तो ये आपका कोल्लम से लेकर के, कहाँ से, तो ये आपका कोल्लम से लेकर के कोट्टायम तक, कहाँ तक, ये आपका कोट्टायम तक ये आपका जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जलमार्ग यहाँ पर 1 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 13 नंबर में पूछा जा रहा है भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यानी भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वनों का जो क्षेत्रफल है यानी सबसे ज्यादा कहाँ पर वन आच्छादित कम है, तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। कहाँ पर, तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 14 नंबर में पूछा जा रहा है खैरब दर्रा स्थित है। तो बताइए कि खैरब दर्रा यह आपका किस राज्य में स्थित है या किस देश में स्थित है, यह आपको यहाँ पर पूछा, यानी किस देश में स्थित है खैरब दर्रा, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो खैरब दर्रा की अगर हम बात करें तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 15 नंबर में निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका मिट्टी जो बेसाल्ट के लावा के कारण से जो निर्मित हुआ है ये आपका रेगुल मिट्टी हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेगुल मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुल मिट्टी को क्या कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसी को कपासी मिट्टी कहा जाता है और इसी को रेगुल मिट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि बेसाल्ट लावा के अपक्षयन के कारण से निर्माण हुआ है इसका। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर में पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है। बताइए भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता में कहाँ है, तो ये आपका शिवपुर में है। कहाँ पर, तो ये आपका शिवपुर में कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1995 में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 17 नंबर में पूछा जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है। बताइए ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर के डेल्टा तक गुजरने में किन किन देशों को पार करना पड़ता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके द्वारा जो पार किया जाता है ये आपका चीन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका बांग्लादेश भी पार किया जाता है। ओके, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना, इन देशों से होकर के ये पार करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 18 नंबर में अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है। बताइए अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना ये किस फसल के लिए घातक होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन बी कपास। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग जो है ये चाय के द्वारा नहीं सहा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जो उत्पादन जो चाय का किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपके असम में किया जाता है। कहाँ पर, ये असम में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चाय में अगर हम बात करें तो चाय में जो पाया जाता है आपका
इसमें निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें आपका निकोटीन पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉफ़ी की, कि कॉफ़ी में आपका क्या पाया जाता है, तो कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो आपका कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें आपका कैफीन पाया जाता है। ये आपका VVI पॉइंट है जो पूछा जाता है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा अगर हम तंबाकू की बात करें तो उसमें भी आपका निकोटीन पाया जाता है, जिसके कारण से कैंसर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूध की, तो दूध में आपका केसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो दूध में आपका केसीन पाया जाता है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 19 नंबर में पूछा जा रहा है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा हाजीपुर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर में, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो बताइए कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में मैंने अभी तुरंत बताया कि कौन कौन सी नदी आपका भ्रंश घाटी यानी दरार घाटी से होकर के बहती है। तो ये आपका नर्मदा था, इसके अलावा आपका ताप्ती था, इसके अलावा आपका दामोदर था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किस नंबर में, तेलंगाना राज्य किसका विभाजन है? बताइए कि तेलंगाना जो राज्य अलग हुआ है ये किस राज्य से आपका अलग हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये कब हुआ है, तो ये आपका 2 जून, कब 2 जून 2014 को ये तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से आपका अलग हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तेलंगाना जो है ये भारत का 29वां राज्य बना था। क्या 29वां राज्य आपका तेलंगाना बना था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 22 नंबर में पूछा जा रहा है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत, जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये किस नाम से, ये आपका किस नाम से जो है जाना जाता है नेपाल में, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नेपाल में ये सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी लंबाई की अगर हम बात कर ले तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये आपका 850 मीटर इसकी लंबाई है। ये कितना है? तो ये आपका वर्तमान में इतना है। इसके अलावा अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो इसकी लंबाई थी ये आपका 848 मीटर थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दूसरे स्थान पर जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो आता है ये आपका गैडविन आइंस्टीन हो जाएगा, जो कि K2 के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर हम बात करें तो ये आपका गैडविन आइंस्टीन हो जाएगा, जिसको हम K2 के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि नेपाल में जो आपका माउंट एवरेस्ट जो स्थित है ये किस नाम से जाना जाता है नेपाल में, तो ये आपका सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 23 नंबर में, पंचायत समिति कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो बताइए कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका प्रखंड का विकास पदाधिकारी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर पूछा जा रहा है, लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का काम है। तो बताइए कि लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का किसका काम है? तो ये आपका राष्ट्रपति का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 25 नंबर में, संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी में दिया हुआ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी भारत के संसद द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और जो ये किया जाता है यानी कि अगर हम बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 308 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक, 308 से लेकर के 323 तक, ये जो है 308 से लेकर के 323 तक जो है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में इसमें आपका चर्चा किया गया है। यानी संघ लोक सेवा का जो गठन किया जाता है और इसका जो आयोग यानी अधिकारी का जो नियुक्ति किया जाता है, ये 308 से लेकर के आपका 323 तक इसके बारे में चर्चा किया गया, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही प्रश्न आज लेकर के आए थे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के। जितना भी आपका प्रीवियस में पूछा हुआ प्रश्न था, जो बार बार आपका पूछे जाते हैं, और जो बिहार के लेवल के एग्जाम में जो आपका प्रीवियस ईयर में भी आपका प्रश्न पूछा था, इसको हम 30 प्रश्न करके कवर करेंगे, जिसको कि आप रिवीजन के तौर पर इसको सेट के रूप में इसको मार सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।